हेलो फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक मानव शास्त्र की तुलनात्मक पद्धति के बारे में बात करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक मानव शास्त्र की पद्धतियाँ। उसमें हमने सामाजिक मानव शास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और आज हम उसकी दूसरी पद्धति सामाजिक मानव शास्त्र की 4 पद्धतियों की हमने बात की थी। उसमें से दूसरी पद्धति जो है तुलनात्मक पद्धति, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सामाजिक मानव शास्त्र में तुलनात्मक पद्धति का प्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि इस पद्धति के आधार पर जो संपूर्ण मानव संस्कृति है उनकी सामान्य विशेषताओं का पता चल सकता है। जो इस पद्धति को काम में लाते हैं वे सबसे पहले विभिन्न संस्कृतियों या संस्कृति संकुलों या प्रतिमानों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग अध्ययन करते हैं, उनकी जो है उत्पत्तियों के कारणों का पता लगाते हैं और उनके विकास या उनके विनाश के आधारों को ढूंढ निकालते हैं कि किस तरह से कोई संस्कृति जो है उत्पन्न हुई और किस तरह से वो विनाश की ओर बढ़ी, और फिर उनमें से जो सामान्य चीज़ें होती हैं उनको वो छांट लेते हैं और उनके आधार पर वो उनका वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने पर वो सामान्य निष्कर्ष उसके बाद वो निकालते हैं। तो ये हो गई तुलनात्मक पद्धति, क्योंकि इसमें विभिन्न संस्कृतियों के मध्य तुलना करके निष्कर्ष निकाले गए हैं, तुलना करके तथ्य इकट्ठे किए गए हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है, तुलना की गई है आपस में और उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला गया है। इसलिए इसी पद्धति को जो है तुलनात्मक पद्धति नाम दिया गया है। इस तुलनात्मक पद्धति के द्वारा विभिन्न समाजों की संस्कृति व संस्थाओं की उत्पत्ति, विकास और विनाश के सामान्य कारणों या आधारों का पता चल जाता है और हमें मानव समाज में क्रियाशील उन सामान्य प्रेरक शक्तियों का भी ज्ञान होता है जिनके कारण संस्कृति के विभिन्न अंगों में संगठन या एकता बनी रहती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर तुलनात्मक पद्धति के द्वारा किसी भी समाज की, आदिम समाज की या सभ्य समाज की, क्योंकि मानव शास्त्र में दोनों का ही अध्ययन होता है, उनकी जो संस्कृति है उसकी उत्पत्ति, उसका विनाश, उसका प्रसार, उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ तक हुआ, ये सारा अध्ययन जो है तुलनात्मक पद्धति के अंदर होता है। और अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग समूहों की जो या संस्थाओं की जो या समूह की, या हम बात करें समुदायों की जो संस्कृति है उनके बारे में पता करके, उनके अलग अलग संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके विकास और विनाश पर आधारित होती है तुलनात्मक पद्धति। अगर विभिन्न समाज और संस्कृति से संबंधित तथ्यों को सावधानी से एकत्रित किया जाए, उन्हें उचित ढंग से प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो उनमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं दोनों को ही यदि वैज्ञानिक ढंग से उनका विश्लेषण किया जाए तो मानव समाज, संस्कृति और संस्थाओं के संबंध में सामान्य नियमों को ढूंढना संभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि विषयों का चुनाव और तुलना वैज्ञानिक ढंग से की जाए। ठीक है, और अपने निजी जो भी भावनाएं हैं, जो भी अपना मत है, विचार है या अपना किसी चीज़ को देखने का दृष्टिकोण है, उसको निश्चय रूप से दूर रखा जाए, दृढ़ता के साथ उसको दूर रखा जाए, ताकि वैज्ञानिक निष्कर्ष या वैज्ञानिक परिणाम हमको प्राप्त हो सके। दूसरे वर्ष में अगर बात करें तो इस पद्धति का अनुसरण करने वाले को समाज या संस्कृति से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित करना चाहिए और इन तथ्यों को वास्तविक निरीक्षण, परीक्षण या प्रयोग के आधार पर तोलना चाहिए तथा इस प्रकार के अध्ययन कार्य के किसी भी स्तर पर उसे आध्यात्मिक, दार्शनिक या उद्वेगात्मक विचारों को अपने पास भटकने तक नहीं देना चाहिए।
जिससे उसका तुलनात्मक कार्य और उसके आधार पर प्रतिपादित नियम या सिद्धांत विकृत न हो सके। ठीक है। तुलनात्मक पद्धति में कुछ मानवशास्त्री जो है सांस्कृतिक तत्वों को ही आधार मानते हैं। उनका मानना है कि किसी भी समाज की या समूह की जो संस्कृति के जो सांस्कृतिक तत्व वे ही उस समूह का आधार है, यानी कि सांस्कृतिक तत्वों को ही जो है वो अध्ययन सामग्री मानते हैं। दूसरे शब्दों में तुलना करने में सांस्कृतिक तत्वों को एक इकाई मान लिया जाता है। ठीक है। और अलग अलग समाजों की इन इकाई से जो है तुलना की जाती है। ठीक है। अब लेकिन इसके बिल्कुल उलट विस्लर या उनकी तरह के कोई मानवशास्त्री है, कुछ विद्वान हैं जो सांस्कृतिक क्षेत्रों यानी कि कल्चरल एरियाज़ जहाँ तक कोई संस्कृति फैली होती है किसी भी समूह की, उसे हम सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। तो कुछ विद्वान हैं जो कि सांस्कृतिक क्षेत्रों को अपनी तुलनात्मक अध्ययन की इकाई मानते हैं। इन विद्वानों का क्या कहना है? इनका कहना है कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कुछ सांस्कृतिक तत्व और सांस्कृतिक संकुल कल्चरल कॉम्प्लेक्स अपने विशिष्ट रूप में पाए जाते हैं। यदि हम सतर्क होकर इन सांस्कृतिक क्षेत्रों को पहले मालूम कर लें और फिर एक सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना दूसरे सांस्कृतिक क्षेत्र से करें तो मानव जाति की अनेक सामान्य या विशिष्ट गुण या प्रकृति के संबंध में हमें ज्ञान हो सकता है। ऐसे ही जो फ्रांच बोआस है, उन्होंने समस्त संसार के सांस्कृतिक परिवर्तन या प्रसार की एक साथ विवेचना करने की जगह ये अच्छा माना है कि उन्होंने ये माना है कि संसार को अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में बांट दिया जाना चाहिए और उसके बाद एक एक सांस्कृतिक क्षेत्र का तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया जाना चाहिए और अंत में कुछ जो सामान्य निष्कर्ष निकाला जाए जिससे कि सांस्कृतिक विकास की, प्रसार की या परिवर्तन के आधारभूत कारणों का पता लगाया जा सके। तो इस तरह विस्लर और फ्रांच बोआस ने जो है अपनी अलग अलग जो है विचार या मत रखे हैं तुलनात्मक पद्धति के बारे में, जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे।